तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। टॉपिक है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल बच्चे के शारीरिक विकास का अध्ययन करना। ऑप्शन बी, बच्चे के समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पक्ष को समझना। ऑप्शन सी, केवल बच्चे की बुद्धि और स्मृति क्षमता को बढ़ाना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल कक्षा में अनुशासन बनाना। तो बताइए, जो बाल मनोविज्ञान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को समझना, ताकि शिक्षा उसकी उचित मात्रा, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार हो सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पक्ष को समझना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है का मूल सिद्धांत क्या है? चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन जो होता है उसका सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षा में केंद्र शिक्षक होना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षा का केंद्र पाठ्य पुस्तक व परीक्षा होना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षा में केंद्र बच्चा होना चाहिए जिसकी रुचि और अनुभव को महत्व दिया जाए। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा केवल अभिभावकों के निर्देश पर आधारित होनी चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, जिसमें शिक्षक मार्गदर्शक होता है और शिक्षक बच्चे के रुचि व अनुभव पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा में केंद्र बच्चा होना चाहिए जिसकी रुचि और अनुभव को महत्व दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। या ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो 7 से 11 वर्ष के बच्चे ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। इस समय वे तार्किक सोच करना सीखते हैं, पर यह ठोस वस्तुओं का सीमित रखती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। विगोत्स्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र जो होता है ZPD क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चा सब कार्य अकेले कर सके। ऑप्शन बी, बच्चा ना तो अकेले और ना सहायता से कुछ सीख पाए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चा शिक्षक और सहयोगी की मदद से नया कौशल सीख सके। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चा केवल शारीरिक रूप से तेजी से विकसित हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ZPD जो वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा अकेले कार्य नहीं कर सकता, पर सहयोगी और मार्गदर्शक से उसे सीखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चा शिक्षक या सहयोगी की मदद से नया कौशल सीख सके। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम जो लर्निंग है की सही परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए, केवल तथ्यों को याद करना। ऑप्शन बी, अनुभव व अभ्यास से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आना। ऑप्शन सी, केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना। या ऑप्शन नंबर डी, कक्षा अनुशासन का पालन करना। तो बताइए, जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है कि सही परिभाषा कौन सा है? तो अधिगम वह प्रक्रिया जिसमें व्यवहार, ज्ञान और कौशल और दृष्टिकोण में स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव व अभ्यास से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वजनीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को रटा लगाकर परीक्षा में सफल बनाना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का संतुलित विकास करना। ऑप्शन सी, छात्रों को सिर्फ रोजगार योग्य बनाना। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा को केवल खेल कूद और कला तक सीमित रखना। तो बताइए, जो सर्वांगीण शिक्षा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों का संतुलित विकास करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, कोहल
कोहल वर्ग के नैतिक विकास जो सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चा कैसा निर्णय लेता है? ऑप्शन ए, नियमों का पालन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए करता है। ऑप्शन बी, कार्यों का चुनाव दंड से बचने या इनाम पाने के आधार पर करता है। ऑप्शन सी, अपने व्यक्तिगत मूल्यों और सिद्धांतों पर निर्णय लेता है। या ऑप्शन नंबर डी, परिवार व समाज की मान्यताओं को सर्वोपरि मानता है। तो बताइए, जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर पर जो बच्चा होता तो कैसा निर्णय लेता है? तो इस स्तर पर बच्चा नैतिक निर्णय दंड से बचने और पुरस्कार पाने के आधार पर करता है, ना कि अपने नैतिक सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यों का चुनाव दंड से बचने या इनाम पाने के आधार पर करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? ऑप्शन ए, पियाजे का। ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक का। ऑप्शन सी, वाइगोस्की का। या ऑप्शन नंबर डी, स्किनर का। तो बताइए, सीखना एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका विचार है? तो वाइगोस्की ने कहा कि अध्ययन में सामाजिक अंतःक्रिया की बड़ी भूमिका होती है और बच्चा दूसरों की मदद से बेहतर सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइगोस्की ने सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सक्रिय अधिगम जो एक्टिव लर्निंग होता है का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी केवल सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। ऑप्शन बी, बच्चा सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग, चर्चा और अनुभव से जुड़ता है। ऑप्शन सी, शिक्षक पूरे समय व्याख्यान देता है और बच्चे चुपचाप लिखते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा परीक्षा उन्मुख हो जाती है। तो बताइए, जो सक्रिय अधिगम होता है, एक्टिव लर्निंग होता है, उसका मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चा सीखने की प्रक्रिया में प्रयोग, चर्चा और अनुभव से जुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि सक्रिय अधिगम में विद्यार्थी स्वयं भागीदारी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, अनुभव के आधार पर सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए, हावर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन बी, जॉन डीवी ने। ऑप्शन सी, मॉन्टेसरी ने। या ऑप्शन नंबर डी, टॉलमैन ने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो यह हावर्ड गार्डनर ने कहा कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, जैसे भाषिक, तार्किक, गणितीय, संगीतीय, शारीरिक, गतिशील, सामाजिक, आत्मबोध और प्राकृतिक बुद्धि के बहुत सारे बुद्धि। उन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि बताए। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था हावर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, प्ले वे मेथड किस स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, उच्च माध्यमिक स्तर। ऑप्शन बी, प्राथमिक स्तर। ऑप्शन सी, स्नातक स्तर। या ऑप्शन नंबर डी, शोध स्तर। तो बताइए, जो प्ले में वे मेथड होता है किस शिक्षा स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त होता है? तो देखिए, छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा सबसे प्रभावी है, क्योंकि वो खेलते खेलते जल्दी सीखते हैं और उनकी रुचि बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्तर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा का उद्देश्य बच्चे में निहित शक्ति का विकास करना है। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए, जॉन डीवी का। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का। ऑप्शन सी, रूसो का। या ऑप्शन नंबर डी, पेस्टालॉजी का। तो बताइए, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में निहित शक्ति का विकास करना है, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? तो देखिए, रूसो का मानना था कि बच्चा स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है और शिक्षा का काम है उसकी अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में निहित शक्ति का विकास करना है। यह विचार रूसो का था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने का नियम प्रयत्न और भूल किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने। ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी, वाटसन ने। या ऑप्शन नंबर डी, पावलोव ने। तो बताइए, सीखने का नियम जो दिया था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने कहा कि अधिगम में बच्चा कई बार प्रयास और गलती करके सही उत्तर तक पहुंचता है। तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, अनुकरण से अधिगम किस सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी समाज अधिगम सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी मानवतावादी सिद्धांत। तो बताइए जो अनुकरण है से अधिगम किस सिद्धांत का हिस्सा होता है? तो देखिए वेंटूरा के समाज अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चा दूसरों को देखकर उसका अनुकरण करके सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बालक की सबसे तीव्र मानसिक बुद्धि किस आयु में होती है? ऑप्शन ए 0 से 6 वर्ष में, ऑप्शन बी 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 13 से 18 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 19 से 25 वर्ष। तो बताइए बालक की सबसे तीव्र मानसिक बुद्धि किस आयु में होती है? तो देखिए 0 से 6 वर्ष को बालक का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इस समय मस्तिष्क का विकास सबसे अधिक तेजी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, डिसलेक्सिया किससे संबंधित समस्या है? ऑप्शन ए देखने में कठिनाई, ऑप्शन बी पढ़ने और लिखने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर सी सुनने में कठिनाई, या ऑप्शन नंबर डी बोलने में कठिनाई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो डिसलेक्सिया है किससे संबंधित समस्या है? तो देखिए डिसलेक्सिया एक शैक्षिक विकार है जिसमें बच्चे को पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है, जबकि उसकी सामान्य बुद्धि ठीक रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने और लिखने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को केवल पढ़ाना, ऑप्शन बी बच्चों को समाज के नियम मूल्य और परंपराएं सिखाना, ऑप्शन नंबर सी केवल धार्मिक शिक्षा देना, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेना सिखाना। तो बताइए जो सामाजिकरण है उसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को समाज के नियम मूल्य और परंपराएं सिखाना, क्योंकि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा समाज के नियम मूल्य परंपराएं और व्यवहार सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी शिक्षण पद्धति बालक को अधिकतम सक्रिय बनाती है? ऑप्शन ए व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर पद्धति, ऑप्शन नंबर सी प्रयोगशाला पद्धति, या ऑप्शन नंबर डी अनुकरण पद्धति। तो बताइए वह कौन सा शिक्षण पद्धति है जो बालक को अधिकतम सक्रिय बनाती है? तो देखिए प्रयोगशाला पद्धति में बच्चा स्वयं करके सीखता है और उसकी सक्रियता अधिक रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगशाला पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मनोवृत्ति किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जन्मजात क्षमता को, ऑप्शन बी अनुभव से बनी स्थायी प्रवृत्ति को, ऑप्शन सी केवल ज्ञान का हिस्सा है, या ऑप्शन नंबर डी शारीरिक वृद्धि का परिणाम है। तो बताइए जो मनोवृत्ति है किसे कहते हैं? तो मनोवृत्ति किसी वस्तु या स्थिति के प्रति अस्थायी मानसिक प्रवृत्ति है जो अनुभव से बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव से बनी अस्थायी प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, आत्म अवधारणा क्या है? ऑप्शन नंबर ए समाज का दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की राय, ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति का स्वयं के बारे में विचार और समझ, ऑप्शन नंबर डी माता पिता की अपेक्षा। तो बताइए जो आत्म अवधारणा है वो क्या है? तो देखिए आत्म अवधारणा वह धारणा जो व्यक्ति स्वयं के बारे में रखता है, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का स्वयं के बारे में विचार और समझ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थी को दंडित करना, ऑप्शन बी किसी व्यवहार को दोहराने का संभावना बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा को कठिन बनाना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुदृढ़ीकरण का अर्थ है पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर किसी अच्छे व्यवहार को मजबूत करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, सहयोगी अधिगम में क्या होता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी अकेले कार्य करते हैं,
ऑप्शन बी, सभी मिलकर समूह में सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षक पूरी जिम्मेदारी लेता है। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा केवल प्रतियोगिता आधारित होती है। तो बताइए जो सहयोगी अधिगम है इसमें क्या होता है। तो सहयोगी अधिगम में बच्चे टीम वर्क और आपसी सहयोग से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी मिलकर समूह में सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।